दोस्तों आए दिन हम आप लोगों को क्राइम की कहानियाँ सुनाते हैं और जितनी भी कहानियाँ होती हैं इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है और वो होते हैं अवैध संबंध। और जब आप लोग कहानी सुनते हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि इस तरीके की कहानी क्यों सुनाते हो, इस तरीके की कहानी सुनाकर क्यों अश्लीलता परोसी जा रही है, व्यूज़ के चक्कर में ऐसा कर रहे हो। लेकिन दोस्तों हमारा काम है क्राइम को कवर करना। अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है कि जो आज के ज़माने में मोस्टली क्राइम देखने को मिल रहे हैं उसमें 70 to 80% के आसपास ऐसे केसेस हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो अवैध संबंधों का चक्कर होता है वो निकल के सामने आ जाता है। और दिन ब दिन कुछ ऐसी घटनाएं निकल के आती हैं जो आप लोग को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में रिश्ते जिस तरीके से तार तार हो रहे हैं इसलिए इंसान को सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। इंसान की चौखट पर क्राइम कब और किस तरीके से दस्तक दे जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए इंसान को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, हर किसी से उससे सतर्क रहना चाहिए। कम से कम इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए कि उसके साथ में कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बंदा, कुछ ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है जो उसके साथ में कहीं छल कपट ना कर दे। इसलिए इंसान को शक तो नहीं करना चाहिए लेकिन अपने आप को सतर्क रहना चाहिए। और आज की जो कहानी आप लोग सुनेंगे, इस कहानी को सुनने के बाद में सारे ही रिश्ते नातों से इंसान का भरोसा उठ जाए। एक ऐसी कहानी जिसका 1.5 महीने के बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो पुलिस भी हैरान थी। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जहां कहीं भी इस खबर को किसी ने पढ़ा, हर कोई ये सोचने पे मजबूर था कि आखिर इस रिश्ते में भी अगर भरोसा इंसान नहीं करेगा तो फिर कौन से रिश्ते पर करेगा। कौन सा दुनिया के अंदर ऐसा रिश्ता है जो इस रिश्ते से मजबूत रिश्ता है। और दोस्तों इतने ज़्यादा मजबूत रिश्ते के अंदर भी कुछ इस तरीके से विश्वासघात होता है कि यकीन मानिए जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरत करेंगे और आप लोग सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, असल में इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। दरअसल दोस्तों एक तारीख होती है 5 जून साल 2024, यानी अब से बस पिछला महीना, अभी जुलाई चल रही है, 5 जून की ये बात है। और इसी उन्नाव में दोस्तों एक, हम बात करें लखनऊ कानपुर के बीच में जो हाईवे है वहीं पर एक जगह पड़ती है, एक गांव पड़ता है दरबी खेड़ा गांव। और दोस्तों इसी दरबी खेड़ा गांव के पास में यहीं पर एक मंदिर है और इसी मंदिर के पास में एक कुआं है। वो जो कुआं है वो पानी उसमें है नहीं, सूखा कुआं है। और इसी 5 जून साल 2024 को सुबह के तकरीबन 6 बजे के आसपास जब उधर से कुछ लोग गुजरे हुए जा रहे थे तो देखते क्या है कि उस कुएं के अंदर किसी व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। अच्छा, कुएं के अंदर लोगों ने क्यों देखा? क्योंकि उस कुएं के बाहर एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी, इसलिए लोगों ने उस चारों तरफ देखा। जब कुछ नहीं दिखा तो लोगों ने कुएं के अंदर देखा और जैसे ही कुएं के अंदर देखा तो जितने भी लोग वहाँ पर थे सबके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उस कुएं के अंदर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब जैसे ही डेड बॉडी की बात आती है तुरंत पुलिस को खबर दे दी जाती है कि इस तरीके से इस गाँव में एक हाईवे है, मंदिर के पास में जो कुआँ है उस कुएँ के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब दोस्तों पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद में जेसीबी की मदद से उस शव को बाहर निकलवाया जाता है। शव को बाहर निकलवाया जाता है उसके बाद में सबसे पहले पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है जो लोग आए थे कि तुमने यहाँ पर क्या देखा, किस तरीके से देखा। सारे ही लोगों के बयान लिखवाए जाते हैं। पुलिस शव को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इसकी जो मोटरसाइकिल थी उस मोटरसाइकिल के आधार पर जब इस व्यक्ति की छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये कानपुर का रहने वाला है और कानपुर का रहने वाला है, इसका नाम नदीम है। अब जब पुलिस को ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो पुलिस कानपुर के पुलिस थाने से कांटेक्ट करती है। तो वहाँ पर पता चलता है कि एक नदीम नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है जो कि उसके मामा ने ही दर्ज कराई है। और नदीम जो है वो 4 जून को अपने घर से दोस्त के पास जाने के बहाने से निकला था और उसके बाद में पुलिस को इस तरीके से सूचना मिलती है। अब वहाँ पर जो कानपुर की पुलिस होती है तुरंत नदीम के घर वालों को खबर दे देती है। नदीम के मामा, नदीम की माँ तुरंत मौके पर पहुँचते हैं।
दोस्तों जो माँ थी जब वो अपने बेटे, जवान बेटे का शव देखती है तो वो तो बेहोश हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ में ये क्या हो गया, क्योंकि 2 साल पहले ये जो महिला थी ये अपने पति को खो चुकी थी। अब घर परिवार में कोई और तो था नहीं, रह देकर एक बेटा एक बेटी थी। बेटी जो है वो शादीशुदा है, बेटे की भी शादी हो चुकी है, लेकिन पत्नी से इसकी अनबन रहती है। इसलिए पत्नी पिछले कुछ समय से लगातार मायके में है। अब जो माँ थी ये माँ एकदम से बेसुध हो जाती है। माँ को तो समझ ही नहीं आता है कि उसकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो उसके ऊपर लगातार गमों का पहाड़ टूट रहा है। मामा भी सख्ते में हो जाते हैं कि आखिर उसके भांजे की किसने हत्या कर दी। बहरहाल दोस्तों पुलिस उस शव को कस्टडी में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। शव का पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में ये चीज़ें वाज़ेह तरीके से खुलासा हो जाता है कि इस व्यक्ति यानी नदीम की चाकुओं से गोद कर हत्या की गई है और पीछे से शायद इसके गले को चाकू से रेता गया है। अब जब सारी चीज़ें पुलिस को पता चल जाती हैं तो उसके बाद में पोस्टमार्टम के बाद में जो शव होता है ये नदीम की जो माँ होती हैं आरफा बेगम, उनको सौंप दिया जाता है। आरफा बेगम जो डेड बॉडी थी उसे लेकर अपने घर चली जाती हैं। शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस के ऊपर लगातार ये दबाव था कि आखिर नदीम की हत्या हुई है तो कैसे हुई है और किसने की है। लिहाजा दोस्तों पुलिस जो थी वो नदीम का मोबाइल नंबर का CDR निकालती है और CDR जब पुलिस निकालती है तो उसमें एक नंबर मिलता है। जब उस नंबर के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये इसकी ही पत्नी का नंबर है। एक और नंबर से बात हुई थी, उस नंबर के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि नदीम को ऐसा शक था कि इसकी जो पत्नी है वो इस व्यक्ति से बातचीत करती है, यानी प्रेम संबंधों में है, यानी अपनी पत्नी के प्रेमी और अपनी पत्नी से इसने मरने से पहले बात की थी। अब पुलिस को ये शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी पत्नी ने हत्या करा दी हो वगैरह वगैरह। इसलिए पुलिस अब इसकी पत्नी और उसका जो प्रेमी होता है इन दोनों को अरेस्ट करती है। इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद में इनसे लगातार पूछताछ करती है। लेकिन दोस्तों पुलिस की शुरुआती छानबीन में इन दोनों की किसी भी तरीके की इस केस से कोई भी ताल्लुक़ है, इस तरीके की चीज़ें सामने नहीं आती हैं। दिन ब दिन गुजरता जाता है, हफ्ता गुजर जाता है, 10 दिन गुजर जाते हैं, 15 दिन गुजर जाते हैं। दोस्तों 1 महीना गुजरने को था, लेकिन दोस्तों इस 1 महीना गुजरते गुजरते पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि इस पूरे केस का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दरअसल जो नदीम की पत्नी होती है ये बताती है कि नदीम की हत्या अगर कोई करा सकता है तो उसकी माँ करा सकती है। अब जैसे ही पुलिस को ये बातें पता चलती है कि माँ हत्या करा सकती है, लिहाजा पुलिस अब शक के आधार पर इस माँ को गिरफ्तार करती है, आरफा को, और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आ जाती है। और दोस्तों पुलिस थाने लाने के बाद में जब इस आरफा बेगम से पूछताछ की जाती है तो आरफा बेगम पुलिस को घुमाने की कोशिश करती है, तरह तरीके की अलग अलग तरीके से पुलिस को बातें बताती है। क्योंकि दोस्तों पुलिस को अब आरफा के ऊपर शक हो चुका था, क्योंकि इसकी जो बातें थी लगातार गोल मटोल थी, इसलिए पुलिस अब आरफा के ऊपर सख्ती दिखाती है। तो जो आरफा होती है एक ऐसी कहानी सुनाती है, अपने बेटे की कत्ल की एक ऐसी प्लानिंग बताती है कि जिसको सुनने के बाद में ना कि पुलिस बल्कि जो भी लोग प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इस खबर को सुन रहा था वो इस महिला पर थू कर रहा था कि आखिर इस तरीके से इसने इतने प्यारे रिश्ते को किस तरीके से कलंकित कर दिया। दरअसल आरफा बताती है कि उसने ही अपने बेटे जिसका नाम नदीम था उसकी हत्या करवा दी, और उसकी हत्या करवाई है एक सलीम नाम का किलर है जो कि अजमेर में रहता है। उसे बुलाया गया था बाकायदा और उससे 2.5 लाख रुपए में सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी। 75,000 रुपये पहले दिए थे और बाकी के पैसे कत्ल होने के बाद देने थे। अब लिहाजा पुलिस इस महिला से, आरफा से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपने बेटे की हत्या क्यों कराई, क्या वजह है। तो पुलिस की छानबीन में ये चीज़ें सामने आती है कि जो आरफा है ये अपने ही चचेरे भाई जिसका नाम हसन अली, उसके साथ में पिछले कुछ समय से अवैध संबंधों में है। 2 साल पहले इसके पति की मौत हो जाती है और उसके बाद से अपने चचेरे भाई हसन अली के साथ में इसकी जो नज़दीकियाँ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब उसके साथ में इसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, नदीम जब भी घर से बाहर जाता तुरंत ये हसन अली को बुलाती, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और हसन अली के और इसकी माँ आरफा बेगम के बारे में नदीम को पता चल जाता है। जब उसको पता चलता है तो वो अपनी माँ को समझाता भी है, अपनी माँ से झगड़ा भी करता है, लेकिन जो माँ थी आरफा बेगम उसको अपने चचेरे भाई हसन अली की कुछ इस कदर लत लग चुकी थी तो वो एक भी बात अपने बेटे की सुनने को तैयार नहीं थी। अब जब नदीम अपनी माँ के ऊपर लगातार बंदिशें लगाता है, लगातार उसे रोकता है, टोकता है, ये बातें आरफा बेगम को नागवार गुजरती हैं। जब आरफा बेगम को ये बातें नागवार गुजरती हैं
वो तुरंत इसके बारे में अपने जो प्रेमी होता है हसन अली उसको बताती है। अब जैसे ही हसन अली सुनता है कि उसका जो भतीजा है जिसका नाम नदीम है ये हम दोनों के बीच में आड़े आ रहा है, इसलिए ये अब आरफा से कहता है कि क्यों ना नदीम को ही हम लोग रास्ते से हटा दें। नदीम जिसकी कपड़े की दुकान थी, अपने घर परिवार को अच्छा चला रहा था, अच्छा खासा बिजनेस था, सब कुछ ठीक था, माँ का इकलौता बेटा था। अच्छा, आरफा बेगम जब अपने प्रेमी हसन अली से ये बातें सुनती है कि रास्ते से हटाना है, ये भी तैयार हो जाती है। बाकायदा एक किलर को ढूंढा जाता है। महीनों तक ये लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक किलर को ढूंढते हैं। आखिरकार इन्हें किलर मिलता है, सलीम नाम का एक व्यक्ति जो कि अजमेर में रहता है, और ये किलर हायर करके लेके आता है हसन अली। हसन अली ये भी अजमेर का ही रहने वाला था, इसलिए जब वो उसे हायर करके लेके आता है तो बाकी 2.5 लाख रुपए में इस नदीम की सुपारी दी जाती है और 75,000 रुपये एडवांस के तौर पे दे दिए जाते हैं। 3 तारीख यानी 3 जून साल 2024 को जो सलीम था ये कानपुर आ जाता है। जब ये कानपुर आता है तो जो आरफा बेगम थी ये अपने बेटे नदीम को उससे एक रिश्तेदार के तौर पर मिलाती है और उससे कहती है कि इसे पूरा कानपुर घुमा दो, जो भी अच्छी अच्छी जगहें हैं घुमा दो, अजमेर से आया है बहुत दूर से। इसलिए जो नदीम होता है सलीम को घुमाने के लिए अपनी बाइक पर बिठाता है 3 तारीख को, और उसके बाद में इसे जो एक जगह पड़ती है लखनऊ के अंदर जो कि काफ़ी फेमस जगह है जिसको हम लोग देवा शरीफ के नाम से भी जानते हैं, वो बोलता है कि देवा शरीफ में तुम्हें मज़ार वगैरह पे मैं घुमाऊँगा। उसके बाद में सलीम जो होता है इस नदीम की बाइक पर बैठ जाता है और ये लोग देवा शरीफ के लिए निकल जाते हैं। दिन भर तो ये लोग घूमते हैं, लेकिन जब ये लोग वापसी में लौट रहे होते हैं तो उसी समय सलीम नदीम से कहता है कि गाड़ी रोको, उसे पानी पीना है। जब नदीम गाड़ी रोक देता है सलीम पानी पीने के लिए चला जाता है। नदीम इंतज़ार करता रहता है कब आएगा, हम लोग चले, क्योंकि रात काफ़ी हो रही है। उसी समय सलीम पीछे से आता है और नदीम के गले पर चाकू रख कर तेज़ तरीके से चला देता है। अब जब चाकू इस तरीके से चलाया जाता है नदीम वहीं पर गिर जाता है और उसके बाद में जो सलीम होता है नदीम के ऊपर टूट पड़ता है। एक तो नहीं बल्कि सैकड़ों बार उसके ऊपर चाकू के करता है। जब इसको लगता है कि नदीम की मौत हो चुकी है तो उसके बाद में इसके शव को वहीं कुएं में फेंकता है, मोटरसाइकिल को वहीं पर छोड़कर वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। इस महिला की पूरी प्लानिंग थी कि ये अपने बेटे की हत्या कराकर यहाँ से सारी संपत्ति बेचकर उन्नाव से और ये अजमेर चली जाएगी, अजमेर में जाके रहेगी और अपने प्रेमी हसन अली से शादी कर लेगी और उसके बाद में ये नए सिरे से अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करेगी। ज़रा सोचो दोस्तों, एक महिला जिसकी बेटी की भी शादी हो चुकी है, बेटे की भी शादी हो चुकी है, वो भला अपनी ज़िंदगी नए सिरे से क्या जीना शुरू करेगी? उसके लिए तो उसके बच्चे ही उसकी ज़िंदगी है। लेकिन यहाँ पर इस मेला आरफा बेगम ने कुछ ऐसी साजिश रची कि इसने अपने ख़ानदान का चश्मो चिराग जिसका नाम नदीम, उसको इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया। बहरहाल दोस्तों, जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो वाकई ये घटना ऐसी थी जो रिश्तों को तार तार कर रही थी। अब दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इस पूरी घटना के अंदर आखिर आरफा को किस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए। अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें क्राइम मास्टर गोगो हैं, लिखते हैं भाई एक दिन कहानी मत डालो, फिर गैप से ये बेनिफिट मिलेगा कि आगे से हर कहानी सेम टाइम पर आएगी। तो क्राइम मास्टर गोगो जी, आपने बहुत अच्छी राय दी है मुझे। अगर मैं एक दिन कहानी शूट कर लूँगा और उस दिन डालूंगा नहीं तो अगले दिन से 8 बजे डाल सकता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपका शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं नाइस स्टोरी बट अनोखी कहानी, थैंक यू मिस्टर मलिक। लंदन से हमारी कहानी सुनते हैं भैया, आपका शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नम्मू खान कमेंट्स करते हैं भैया शुक्रिया। उसके बाद में स्मार्ट कमाल है, लिखते हैं बेवफा थी माँ, तो भैया आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उमराव सिंह है, लिखते हैं मलिक जी नमस्ते, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुरेज हैं जो हार्ट बनाते हैं, भैया आपका शुक्रिया धन्यवाद। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। अभिषेक कुमार है, लिखते हैं इंग्लिश स्टोरी इन देसी स्टाइल लाइक कसमें वादे बंधन। तो अभिषेक कुमार जी, कहानी तो स्टोरी थी लेकिन इसमें सारी वो चीज़ें थी जो आमतौर पर आप लोग हिंदी स्टोरी में भी देखते हैं। डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। लव यू ब्रदर, आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? ब्रदर ठीक है अभी मम्मा जी, भगवान उनकी उम्र लंबी करे। पठानकोट गुरदासपुर से सोनू धीमान हमें कमेंट्स करते हैं। तो सोनू धीमान जी, अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक है लेकिन जो हिप होती है उसका मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है और ये लगभग
3 से 4 महीने तो आराम से ले सकता है, लेकिन जो सर्जरी हुई थी वो सब कुछ ठीक है, आप सभी लोगों की दुआ है। 2 बागरा हैं, लिखते हैं कहानी पूरा नहीं है भाई कहानी पूरा ही था। उसके बाद में AC चौधरी हैं, लिखते हैं भाईजान माँ जी को आराम हुआ है क्या, ऊपर वाला हम भारतीयों की हिफाजत करे। तो भाई हाँ, थोड़ा आराम है आप सभी की दुआ से। अस्सलाम वालेकुम, ये लिखते हैं माजिद अंसारी, और आपकी मम्मी कैसी हैं। तो भैया ठीक है, आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है भारत ऑर्गेनिक करके आईडी है, लिखते हैं कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ अपना, कुछ भी सुना देते हो कहानी के नाम पर। अगर मेरी बात गलत लगे तो एक बार सोचना तुम्हारे सब्सक्राइबर कितने हैं और हफ्ते में व्यूज़ कितने आते हैं। भाई इतना गिरने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को देख के क्वालिटी कंटेंट बनाओगे तो खुद चल जाएगा। तो भारत ऑर्गेनिक जी, मेरे जितने भी कंटेंट होते हैं सारे क्वालिटी होते हैं, लेकिन कल की जो वीडियो थी आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक नहीं थी। लेकिन क्या करें, कुछ व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम पर कहानी भेज देते हैं, तो उनकी कहानी पढ़ना पड़ती है, नहीं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन आपने जो बात कही ये मेरे दिल को छू गई। आपने कहा कि लोगों को देखकर गिरने की ज़रूरत नहीं है। आज से मैं ये कोशिश करूँगा कि लोग व्यूज़ के चक्कर में गिरकर फेक कहानियाँ सुना रहे हैं, मैं आप लोग को जेन्युइन कंटेंट सुनाता हूँ। लेकिन कल की स्टोरी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कल की स्टोरी मेरे हिसाब से भी मुझे नहीं लग रहा था कि ठीक है। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।